हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारी क्लास में हम देखेंगे यूपीपीसीएस के आंसर राइटिंग को। आपको पता होगा कि यूपीपीसीएस में आंसर राइटिंग भी किया जाता है और इसको मेंस में जो है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती हैं। यदि आप इसको नहीं लिखेंगे तो आप मेंस में अपना कोई भी गोल अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पर डे आपको एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे हल करवाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो शासन के अंग होते हैं उसमें तीन प्रकार का अंग होता है। एक होता है कार्यपालिका, ठीक है, एक होती है विधायिका, ठीक है, एक होती है न्यायपालिका। ठीक है, ये न्यायपालिका जो होती है इसका अलग एक प्रॉपर चैनल होता है और ये एकदम स्वतंत्र होती है, जबकि विधायिका और कार्यपालिका में आपस में अंतर संबंध होता है। आपको पता होगा कि जो विधायिका को चलाते हैं वही कहीं ना कहीं कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि संसद के आपको पता होगा कि तीन अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो ये संसद के होते हैं, लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता ही कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता होता है। ठीक है, और वो समस्त ताकत राष्ट्रपति की ताकत को लोकसभा का जो प्रधानमंत्री होगा आर्टिकल 75(1) के तहत जो होगा उसमें यह लिखा गया है कि साफ साफ जो है कि राष्ट्रपति की समझ, और राष्ट्रपति के अनुच्छेद शायद 55 में या 57 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति की समझ शक्ति जो होगी वो कौन यूज करेगा? प्रधानमंत्री यूज करेगा। आर्टिकल 75(1) में भी प्रधानमंत्री के नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो क्या इसमें लिखा, एक सेकंड में आपको करता हूँ क्योंकि काफी शोर आ रहा है। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, काफी शोर आ रहा था भैया, इसीलिए जो है हमने ऐसा किया था। ठीक है, तो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता ही जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75(1) में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति की समझ शक्ति को कौन यूज करेगा? लोकसभा का जो मंत्रिमंडल का जो मुखिया होगा अर्थात प्रधानमंत्री, उसकी जो है उनकी समझ शक्तियों का जो है प्रयोग करेगा, और यही कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप क्लैश देखते होंगे कि कार्यपालिका और जो विधायिका है दोनों कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर मिलते हैं। तो कार्यपालिका की शक्ति और विधायिका की शक्ति को क्या, इसमें क्या अंतर है दोनों में, इसकी स्थिति का विश्लेषण कीजिए। इनकी शक्ति संतुलन क्या ठीक है कि नहीं है, और इसमें न्यायपालिका की क्या भूमिका है, यही इस प्रश्न में दिया गया है। आई होप इतना आपको क्राइटेरिया मिल गया होगा। ठीक है, उसमें देखिए आगे लिखा है कि क्या न्यायपालिका इस संतुलन को बनाए रखने में सफल रही है कि नहीं है। तो देखते हैं आगे। इसका देखिए ये इंट्रो है, ये भूमिका है, आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। जो मैंने काफ़ी समझाने पे इसको बड़ा लिखा हुआ है, भूमिका ज़्यादा 3 से 4 लाइन में होता है, तो आप इतना बड़ा भूमिका ना लिखिए। अभी मैंने इसको समझाने के लिए आपको इतना बड़ा लिखा हुआ है। जब मैं धीरे धीरे इसको एडवांस करता हुआ चला जाऊँगा तो धीरे धीरे भूमिका छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, भारत का संविधान एक संसदीय शासन प्रणाली प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो आपके ब्रिटेन से ली गई है। और भारत की संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। तो जहां कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध है, और ये घनिष्ठ संबंध होते हुए भी शक्ति संतुलन की एक व्यवस्था बनाई गई है। भाई, इतना घनिष्ठ संबंध होने के बाद भी इन दोनों में एक शक्ति संतुलन है। कैसे है? संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि कोई भी अंग निरंकुश न हो, मतलब चाहिए ये तीनों है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों जो है निरंकुश ना हो और तीनों एक दूसरे पर क्या करें? मेंटेन करें, एक दूसरे की ताकत को जो है प्रतिसंतुलित करें। लेकिन क्या ऐसा बदलते परिवेश में हो रहा है? देखते हैं आगे चल के। चूंकि कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है अब जो है वो क्या कहती है, एक कार्यपालिका और विधायिका का ये वो होता है कि मतलब वो कार्यपालिका कहती है कि जुडिशरी हमारे कामों में हस्तक्षेप कर रही है, वहीं जुडिशरी ये कहती है कि यदि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो आप अपना काम सही ढंग से करोगे नहीं। तो क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या केसेस आए, वहां इस पर हम यहाँ पर एलिबरेशन किए हुए देखेंगे, चलेंगे, और एक दूसरे पर संवैधानिक नियंत्रण और निगरानी बनाए रखेंगे। तो ये चीज इसमें कहा गया था। अब देखते हैं शक्ति विभाजन का संवैधानिक व्यवस्था क्या है। तो भारत में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, मैंने बताया था कि कार्यपालिका और विधायिका जो है दोनों एक हैं। तो इसमें लिखा है कि भारत में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। तो मैंने जो आपको बताया था कि लोकसभा जो है संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता कौन होता है? कार्यपालिका और विधायिका का मुखिया होता है। ठीक है, तो कार्यपालिका का मुखिया
तो आपके राष्ट्रपति जी होते हैं, लेकिन इनकी समझ शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? मंत्रिमंडल और उनकी जो उनका मुखिया होगा वो करेगा, प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो ये चीज मैंने जो आपको डायग्राम बना के बताया था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिख उठा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के कारण कार्यपालिका विधायिका से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। लोकतांत्रिक जो उत्तरदायित्व है उसके आधार पर कार्यपालिका पूर्णतः जो है विधायिका से स्वतंत्र नहीं है। आपको मैं कार्यपालिका के बारे में थोड़ा बता देता हूं। तो कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में आपके जो IAS, PCS, IFS वगैरह जो अधिकारी कर्मचारी ब्यूरोक्रेसी आती है इसमें आती है, और जो अस्थायी होते हैं उसमें हमारे नेताजी आते हैं, इसमें मंत्री आते हैं और उप मंत्री आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले देखते हैं। वहीं संसद भी कार्यपालिका के अधिकारों पर निगरानी रखने के लिए प्रश्नकाल, अस्थायी समितियां और अविश्वास प्रस्ताव जैसे उपकरण प्राप्त है। संसद में जो आपका लोकसभा होता है उसमें आपका पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है। पक्ष जो होता है वही उसी का मुखिया जो क्या होगा, पक्ष का मुखिया ही जो होगा वो क्या होगा, सरकार बनाता है। सरकार राष्ट्रपति की ताकत को वही प्रयोग करता है। ठीक है, तो पक्ष जो होता है तो हमेशा विधायिका का पक्ष जो होगा वो कार्यपालिका के साथ ही रहेगा, जबकि विपक्ष जो होता है उसमें क्या करता है, तो प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्थायी समितियों के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कहीं ना कहीं कार्यपालिका पर अपना जो है वो नकेल कसता रहता है। ठीक है, शक्ति संतुलन में चुनौतियां क्या है? तो बहुमत वाली सरकारों में कार्यपालिका अक्सर विधायिका पर हावी हो जाती है। देख रहे हैं, जिस सरकार का बहुमत होता है, ठीक है, तो बहुमत वाली सरकार में मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो बहुमत वाली सरकार होगी, पक्ष होगा अगर वो बहुत ताकतवर होगा और विपक्ष कमजोर होगा, एब्सोल्यूट विपक्ष नहीं हो जो वर्तमान में चल रहा है, विपक्ष बहुत कमजोर था तो पिछले वाली लोकसभा में भी, इस बार में भी विपक्ष कमजोर ही है, तो वहां पर कार्यपालिका जो होती है कहीं ना कहीं वो निरंकुशवादी विचारधारा अपनाने लगती है और विधायिका पर अपना जो है दबाव बना देती है, तो वहां विधायिका ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है। अब यहाँ पर जब विधायिका इस कंडीशन में फेल होती है तो यहाँ शक्ति संतुलन की चुनौतियां हो जाती हैं। अभी हाल फिलहाल में आप इस चीज को देखे भी होंगे अपने आंखों से कि कहीं ना कहीं विपक्ष इसका मामले में पीछे हो रहा है। तो विपक्ष कौन है भाई? विधायिका ही तो विपक्ष है। कार्यपालिका में कौन विपक्ष होगा? उसमें तो कोई विपक्ष ही नहीं होता है। कार्यपालिका तो सर काम करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो दल बदल विरोधी कानून 1985 और पार्टी व्हिप के कारण संसद स्वतंत्र रूप से सरकार के खिलाफ निर्णय नहीं ले पाते हैं। जो पक्ष में भी होते हैं, सरकार के पक्ष में भी होते हैं, वो सही गलत जानते भी हैं, तब भी वो जो है ये दल बदल विरोधी कानून और पार्टी व्हिप के कारण जो है वो सरकार के खिलाफ ही नहीं कर पाते हैं, उनके निर्णय का प्रयोग विरोधी नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है इसके लिए शक्ति संतुलन के लिए चुनौती है। ठीक है, विधायिका संविधान संशोधन द्वारा न्यायपालिका के फैसलों को पलटने का प्रयास करती है। तो विधायिका के पास यह सामर्थ्य है कि संविधान संशोधन के द्वारा न्यायपालिका के फैसलों को पलट सकती है। जैसे केशवानंद भारतीवाद के मामले में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जब मामला आया था तो विधायिका ने क्या किया, न्यायपालिका के मामले को भी उठा करके उसने पलट दिया था। ठीक है, ये चीज हमको देखने में मिली थी 1973 वाले मामले में। तो यहाँ एक कंडीशन अप्लाई हुआ। तो विधायिका कभी कभार ये भी करती है। 368 का संविधान संशोधन होता है, आर्टिकल 368 के तहत आपको पता ही होगा। ठीक है, अब न्यायपालिका की क्या भूमिका है इनको संतुलित करने में? तो न्यायपालिका ने शक्ति संतुलन को बनाए रखने में अभूतपूर्व योगदान दिया हुआ है और अपने फैसलों के माध्यम से, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में मूल ढांचा सिद्धांत इन्होंने दिया था। 13 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, कहीं भी जो है, और जो आपकी प्रस्तावना है संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन संसद जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधित नहीं कर पाएगी। 368 के तहत उन्होंने कहा था कि संसद किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधित कर सकती है, चाहे प्रस्तावना हो चाहे कोई भी भाग हो, लेकिन संसद इस स्तर तक संशोधित नहीं कर पाएगी कि संविधान में जो चीजें लिखी गई उसकी मूल व्यवहार ही डिस्टर्बेंस हो जाए। और मूल व्यवहार कब कब डिस्टर्ब होगा, कैसे डिस्टर्ब होगा, इसका इंटरप्रिटेशन हम करेंगे, हम समय समय पर बताएंगे कि आप मूल ढांचा कहाँ डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो ये आया था, और असीमित शक्ति पर, विधायिका की असीमित शक्ति पर यहाँ उन्होंने अंकुश लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में आपको पता होगा कि राजनारायण और इंदिरा गांधी के बीच जो है चुनाव हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी जी को
उन्होंने चुनाव में हरा दिया था, तो उन्होंने बेईमानी करके जो है फिर 1975 मामला था ये, तो न्यायपालिका ने चुनाव संबंधित संशोधन को रद्द किया, ठीक है, और कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। अब कार्यपालिका का अंग कौन है भाई? 324 के तहत जो होगा वो क्या होगा? चुनाव संबंधित व्यवस्था होती है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है, तो किसका अंग है? ये भी कार्यपालिका का ही अंग है, राष्ट्रपति जी के अंदर ही काम करता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत जो है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के बाद में भी इन्होंने कहा कि हम कार्यपालिका पर भी नजर रखेंगे, यदि आप गलत करेंगे, मूल ढांचा को डिस्टर्बेंस करेंगे, इलेक्शन की अगर जो है संवैधानिक प्रतिबद्धता को खत्म करेंगे, तो हम आप पर भी जो है नियंत्रण लागू करेंगे। तो न्यायालय ने हमेशा देखिए यहाँ पर भी बचाया और यहाँ पर भी दोनों जगह जो है मूल ढांचा को बचाया था, क्योंकि यहाँ पर 1973 में मूल ढांचा सिद्धांत आ गया था और उसी आधार पर उन्होंने भी कहा कि आप जो है अपने प्रकृति से उल्टा जा रहे हैं, इसलिए इसको आप रद्द करिए, और इसको संशोधन को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद कोहेन सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को रद्द करते हुए न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की और कार्यपालिका के हस्तक्षेप को अस्वीकार किया। इसमें यह हुआ था कि आपको पता होगा कि जजों की जो नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम पद्धति से होती है, तो सीनियर मोस्ट जजेस जो है उसका रिकमेंडेशन करते हैं, उसके बाद वो जाता है, फिर उस पर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर कर देते हैं और वो जज की नियुक्ति हो जाती है। तो कार्यपालिका और विधायिका ने ये सोचा, क्योंकि दोनों एक ही हैं, उन्होंने सोचा कि यार जजों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, इनको नियंत्रण करना जरूरी है, जब इनको हम नियुक्ति करने लगेंगे तो हमारे खिलाफ जाएंगे ही नहीं। उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी लेकर के उसमें एक कानून मंत्री जो कि विधायिका ही कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है उनका मेंबर बना दिया गया, प्रधानमंत्री को मेंबर बना दिया गया। तो ठीक है, आप प्रधानमंत्री तो कार्यपालिका के नेतृत्व करता है और कानून मंत्री को आपने बना दिया, तो सब विधायिका कार्यपालिका का ही हस्तक्षेप है, तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उठा करके रद्द कर दिया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एक असंवैधानिक जो है व्यवस्था है, इसीलिए इसे रद्द किया जाता है। और फिलहाल अभी तक जो है कॉलेजियम पद्धति से ही जजों की नियुक्ति की जाती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए न्यायपालिका की सीमा क्या है। कभी कभी न्यायपालिका पर न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण का आरोप लगे हुए हैं। क्यों लगता है न्यायिक सक्रियता? भाई कोई कार्यपालिका ने किसी मामले में जो कि प्रॉपर लॉ बना हुआ है उसका हस्तक्षेप किया, तो आपको पता होगा जनहित याचिका पीएन भगवती के नेतृत्व में पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की स्थापना की गई थी। उसमें यह चीज साफ साफ कहा गया था कि आप यदि बेसिक स्ट्रक्चर, और उसमें भी जो उन्होंने कहा कि आप कोई भी एक सिंपल एक पेपर लेकर के आप जनहित याचिका फाइल कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति भी फाइल कर सकता है, बशर्ते आपको बिना वकील के, तो उसके फाइल करने का एक पद्धति होता है, न्यायालय में जाने की एक पद्धति होती है, कि उसका रूल होता है, एक नियम होता है। तो आप प्रॉपर एक से वकील करिए, वकील के माध्यम से आप पीआईएल फाइल करिए, ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो बढ़िया तरीके से आपकी बात को पेश कर पाएगा। ठीक है, हालांकि सिंपल पेपर में भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जज को समझने में दिक्कत है। आपको पीआईएल खारिज कर देंगे तो क्या करेंगे आप, इसलिए एक वकील के माध्यम से जाया जाता है। ठीक है, बशर्ते इसमें होना चाहिए कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, लॉ का जो है दिक्कत होना चाहिए, और जनहित याचिका, जन से जुड़ी हुई याचिकाएं होनी चाहिए, लोगों व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने ये बताया था। उसी के आधार पर न्यायालय जो है अधिक मात्रा में सक्रिय हुआ और कार्यपालिका के मामले में भी हस्तक्षेप करने लगा। और इसी को कभी कभी उन्होंने कहा वो कहते हैं कि ये जो है न्यायिक सक्रियता के माध्यम से हमारे मामले में हस्तक्षेप करते हैं, जबकि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत आर्टिकल 51 में जो है दिया गया है, आर्टिकल 50 में दिया गया है। ठीक है, और न्यायिक अतिक्रमण कहीं ना कहीं कभी कभी न्यायालय पर अतिक्रमण करने का भी आरोप लगा हुआ है। ठीक है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आप सुने होंगे, कभी हम आपको बताएंगे कि फंडामेंटल राइट जहां तक अन्य कानून को, जो कि देश हित में कानून है, अगर वो डिस्टर्बेंस कर रहा है तो फंडामेंटल राइट वहां तक वो निरस्त हो जाता है, बाकी जगह वो लागू होता है। कभी हम इसको बताएंगे आपको। ठीक है, ये तो कोर पॉइंट है ये फंडामेंटल राइट का, तो वहां पर आपको बताया जाएगा। और कुछ मामले में न्यायपालिका ने कार्यपालिका के मामले में अत्यधिक हस्तक्षेप किया, जिससे कि बहस खड़ी हो गई है। ठीक है, उसके बाद ये हुआ आपका मेन इंट्रो हो गया, ये आपकी भूमिकाएं आपने बता दी, भूमिका वगैरह आप जो बातें लिखी थी उसके बारे में बता दिया गया, प्रश्न को कई भागों में देखिए तोड़ करके बताया गया है। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो इसमें देखिए क्या क्या कहा गया है, आपको थोड़ा फिर बता देता हूं कि भारत में विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में आप बताएंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद न्यायपालिका ने इस क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया उसको मैंने नीचे आपको बता दिया, और क्या सफल रही कि नहीं रही इसके बारे में हम निष्कर्ष में आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, निष्कर्ष के बारे में है। तो यहाँ पर निष्कर्ष लेंगे, वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि भारत में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन संवैधानिक रूप से तो स्थापित है,
परंतु व्यवहारिक रूप से राजनैतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, विधायिका के नेतृत्वकर्ता जो चाहते हैं कार्यपालिका से वही करवाते हैं, ये चीज सही है, वहां यहाँ पर साफ साफ लिखा है। फिर भी न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता संविधान के संरक्षण और मूल ढांचा सिद्धांत या मूल संरचना सिद्धांत के माध्यम से इस संतुलन को काफी हद तक बनाया।